हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं आपके बुक से अध्याय 2 और अध्याय 2 में है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, कौन से कक्षा का? कक्षा 10वीं का देख रहे हैं हम लोग अध्याय 2 विज्ञान विषय का, जिसमें है अम्ल, क्षार एवं लवण। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब हम लोग डिस्कस कर लेते बारी बारी से अम्ल, क्षार एवं लवण क्या होते हैं। सबसे पहला देखते हैं अम्ल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एसिड। ये क्या होता है? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इसका पहचान ऐसी है ना, इसको आप लोग परिभाषा के रूप में ऐसे ही याद रखना है आप लोग को। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल में बदल देता है। नीले लिटमस पेपर को लाल कलर में बदल देता है। कौन? अम्ल। अगला है जली विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। ये इस क्लास में मेन पॉइंट है। ठीक है, अम्ल का ये परिभाषा में ये मेन पॉइंट है कि ये जली विलयन में क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन देता है कौन? अम्ल। फिर अगला है एसिड, शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। ठीक है, क्लियर है चारों पॉइंट्स? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। जली विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। एसिड, जिसमें से एसिड शब्द कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया, और उसका अर्थ ही क्या होता है? खट्टा होता है। क्लियर है? एसिड आपको अम्ल पूछा गया एग्जाम में, कर लोगे। अब देख लेते हैं इसका प्रकार। इसका प्रमुख प्रकार है प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल, और अगला जो है तनु अम्ल। ठीक है, तो बारी बारी से सबको देख लेते हैं कि प्रबल अम्ल किसको बोलते हैं। नाम से ही स्पष्ट है प्रबल अम्ल किसको बोलेंगे? जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी को ही हम लोग प्रबल अम्ल बोलेंगे। तब देख लेते परिभाषा के रूप में, वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, मतलब जल में पूरी तरीके से घुल जाते, पूरी तरीके से क्रिया कर लेते, उसे ही हम लोग प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। क्लियर है? इसका उदाहरण होता है नींबू का रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, H2SO4 होता है, और HNO3 होता है। इस तरीके से आप लोग का कर लेना है एग्जाम्पल्स। क्लियर है? फिर दुर्बल अम्ल, दुर्बल मतलब वीक। वीक का बात आ रहा है, मतलब जो एक ही लाइन में याद रखो, जो पूरी तरीके से आयनित नहीं होगा, मतलब आंशिक रूप से आयनित होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसका उदाहरण है सिरका और क्या है? फार्मिक एसिड। ठीक है, फार्मिक एसिड किस में पाया जाता है? ततैया में। जैसे आप लोग की बुक खोलोगे तो बुक के इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको दिया गया, ततैया में पाया जाता है, लाल चींटी में पाया जाता है, जिसको हम लोग और भी आगे डिस्कस करेंगे। अगला है सांद्र अम्ल। जब किसी अम्ल का विलय जल में किया जाता है, ठीक है, जब हम क्या करते हैं इसको समझने का कोशिश करो। जब हम लोग कोई अम्ल को, कोई सा भी अम्ल हो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, चाहे फार्मिक अम्ल हो, कोई सा भी अम्ल, उसको जल में घोलते हैं, तब एक विलयन मिल बनेगा। ठीक है, दोनों को घोल देंगे तो एक घोलने पर एक घोल बनेगा ना, विलयन बनेगा। तो उसमें घोलने के बाद अगर उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, अधिक हो, किसकी तुलना में? पानी की तुलना में अम्ल की मात्रा ज़्यादा रहेगा, तब उसको बोलेंगे सांद्र अम्ल। और पानी की तुलना में क्या कम रहेगा? अम्ल की मात्रा कम रहेगा, उस घोल में अम्ल की मात्रा कम रहेगा पानी की तुलना में, तो उसको तनु अम्ल बोलेंगे। क्लियर है? दोनों मात्रा के अकॉर्डिंग ये दोनों परिभाषा आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है, चारों कंप्लीट है। ये हो गया इसका प्रकार। अगला देखते हैं अम्लों के गुण, कि अम्ल के गुण क्या क्या है। अगर आपको परिभाषा याद है तो आप चारों को, जो 3 है उसमें से पहला 3 है, उसको तीनों को क्या कर सकते हैं हम लोग? उसका गुण में भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा क्या लिखे थे उसमें? देखे थे हम लोग कि ये विद्युत का क्या होता है, सॉरी, उसमें पहला देखे थे, दूसरा देखे थे कि ये हाइड्रोजन आयन देते, जली विलयन में हाइड्रोजन आयन देते थे, और देखे थे कि ये नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इस तरीके से हम लोग देखे थे उसमें, तो उसको भी आप लोग इस अम्ल के गुण में इंक्लूड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसमें से अम्ल। पहला इसमें दिया स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब होता है कि उसमें क्या हो सकता है? विद्युत प्रवाहित हो सकता है अम्ल में। अगला दिया अम्ल जल में विलय होते, वो तो पता ही है, अम्ल जल में घुल जाते, तभी तो उसके हिसाब से हम लोग प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल को बताए हैं ना। ठीक। अगला है
अम्ल अधिक सक्रिय धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। अम्ल जो है अधिक सक्रिय धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन देता है। इसको हम लोग रासायनिक गुण देखेंगे तब उसमें और भी डिटेल से देखेंगे इसको। और अगला लिखा हुआ है अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। ठीक है, ये है उसका अम्ल के गुण। ये तो हो गया अम्ल का कंप्लीट। अब अगला देखते हैं क्षार। क्षार का है क्या? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे कि वो अम्ल क्या होता है, अम्ल स्वाद में क्या होता था, खट्टा होता था, और ये क्षार जो होता है स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। याद रख, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये जस्ट अपोजिट है ना उसका, वो नीला को लाल करता था और ये लाल को नीला में बदल देता है। और जेली विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो सिर्फ हाइड्रोजन आयन देता था, और ये OH को बोला जाता है हाइड्रा ऑक्साइड आयन। क्लियर है? फिर इसका प्रकार देख लेते हैं। प्रकार दिया हुआ है प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। सेम है ये भी। उसमें क्या पूर्ण रूप से आयनित हो रहा था तो उसको प्रबल बोल रहे थे, है ना। इसमें भी सिमिलरली होगा। वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, सेम टू सेम है। वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उसे प्रबल क्षार कहते हैं। और उसी तरह जो पूर्ण रूप से नहीं होते हैं, मतलब आंशिक रूप से होता है, उसको क्या बोलते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। क्लियर है? इसका एग्जांपल्स आप लोग करते चलिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्षार का पहचानी क्या होता है, OH होता है। जिसके भी सूत्र में आप लोग देखोगे OH लिखा है, मतलब वहाँ आप लोग कंफर्म कर लेना कि वो क्या है, क्षार है। क्लियर है? अब इसका भी गुण देख लेते। इसका गुण है क्षार स्वाद में कड़वे होते, इसको पहले ही देख चुके। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो इसको दोनों को देख ही चुके हैं। अगला लिख सकते हैं इसमें कि ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, है ना। तीनों को तो लिख ही सकते हैं क्योंकि इसको परिभाषा में भी देख चुके हैं हम लोग। अब है सूचक क्षार की उपस्थिति में विशेष रंग दिखाता है। सूचक बोल सकते हैं अगर हम लोग किसी भी क्षार में कोई एक सूचक मिलाते हैं, ठीक है, तो वो विशेष रंग देगा, जबकि अम्ल में ऐसा नहीं होता है। अगला है क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके उसको उदासीन कर देता है। जब हम क्षार और अम्ल को मिलाएंगे तो ये क्या कर देता है, उसको उदासीन कर देता है। ठीक है, क्षार में जल मिलाने से इसकी सांद्रता कम हो जाती है। ठीक है, इस तरीक़े से आप लोग को क्षार के गुण को याद कर लेना है, समझते हुए याद करना है। ऐसा नहीं कि रटते जा रहे हो का की के करके एकदम बार बार, तो ऐसा मत करो, थोड़ा समझो फिर याद करो। ठीक है। और अगले बात, यदि आप लोग आगे इसको नहीं पढ़ना चाहते तो अगर PDF चाहिए इसका, तो PDF आप लोग वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह चैप्टर 1 का भी PDF आपको वहीं डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर समझना है तो आप लोग पूरी वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि मैं आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। यदि आपको नहीं समझना, आप जल्दबाजी में हैं, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिए और नोट कर लीजिए, आपको पूरा इजीली समझ आएगी, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ये बुक का बहुत ही शॉर्ट नोट है। ठीक है, तो चलो जो लोग देखने वाले उसके साथ देखते हैं आगे हम लोग देखेंगे अम्लों का प्राकृतिक स्रोत, कि अम्ल कहाँ कहाँ से मिलता है, किस फल में या किस चीज़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसको देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो इसको आप लोग नोट करते चलिए और समझते चलिए, और साथ ही साथ याद करते भी चलिए। तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू, नारंगी और टमाटर में। उसी तरह एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका, सुगंधित तेलों में। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध और दही। ये इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे अलग है ना, दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है करके पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। फार्मिक अम्ल को मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कि पहले बोला था कि आगे और देखेंगे करके ना। ठीक, फार्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी, बिच्छू, ततैया में। तो ये जीव जंतु में पाया जाता है कौन सा अम्ल, फार्मिक अम्ल। बेंजोइक अम्ल घास के पत्ते में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, साथ ही साथ मूत्र में भी पाया जाता है। मूत्र स्पेशली आप लोग याद रखना। मैलिक अम्ल सेब, केला, गाजर, आलू, संतरे, इन सब में क्या पाया जाता है, संतरे के छिलका में पाया जाता है क्या, मैलिक अम्ल। और टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर, कच्चे आम और इमली में। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को इसका प्राकृतिक स्रोत को याद ही करते चलिए। आप लोग एक बार याद करोगे तो हो जाएगा इसको। ठीक है, अगला है क्षारकों का प्राकृतिक स्रोत। इसमें है चूना जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, साथ ही साथ खाने का सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
और कपड़ा धोने का सोडा में पाया जाता है सोडियम कार्बोनेट। इन तीनों को आप लोग करते चलिए, ये एग्ज़ाम में आता ही है कि खाने के सोडा में कौन सा क्षारक पाया जाता है और कपड़ा धोने के सोडा में क्या पाया जाता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, खाली स्थान में आ सकता है, सही विकल्प में ये सब आ सकता है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। वैसे तो सब इम्पॉर्टेंट है, बट ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें से। जैसे कि पीएच मान इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही ये भी इम्पॉर्टेंट है इसमें से। अम्ल एवं क्षार का रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले हम लोग को करना है इसमें धातुओं के साथ क्रिया होता है जब, किसका, अम्ल क्षार दोनों का देखते हुए चल रहे एक साथ, क्योंकि दोनों का लगभग सेम होता है, कुछ कुछ बस चेंजेस होता है। ठीक, तो मेनली इसको अम्ल का मान के चलो। धातुओं के साथ जब क्रिया करता है कौन, अम्ल। अम्ल प्राय धातु से क्रिया करके क्या बनाता है, कोई सभी धातु उसके साथ अगर ये क्रिया करेगा अम्ल, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते चले। जैसे कि इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, किसी सल्फ्यूरिक अम्ल को लेते हैं, H2SO4 को हम लोग कोई धातु मैग्नीशियम से क्या करें, क्रिया करेंगे, तब वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा। हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा उस क्रिया में, और उसमें से जो दोनों क्रिया करके अम्ल और धातु क्रिया करके क्या बना देगा, लवण बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फाइड। ठीक है, अगला दिया है, जब हम लोग इसी में एग्जाम्पल पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक का क्रिया कराएंगे तो उसमें भी जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। क्लियर है। उसी तरह क्षार के साथ भी क्रिया होगा तो सेम टू सेम बनेगा। अगला है धातु का कार्बोनेट के साथ जब क्रिया होता है तब क्या होता है। देखो ये याद करते चलिए ना ये सबको। पहला हम लोग देखिए, जब क्या सक्रिय धातु से, कोई से भी अम्ल का सक्रिय धातु से क्रिया करा रहे थे तब लवण बना था और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ था। तो वो सब याद करते चलिए, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी उसका रखिए। इसमें अगला है धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया। तो धातु कार्बोनेट के साथ जब अम्ल क्रिया करता है तब लवण और जल बनता है। जैसे उसमें लवण और हाइड्रोजन बना था पिछले वाले में, इस वाले में जब कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ जब क्रिया करता है तब इसमें बनता है लवण और जल बनता है। साथ ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। क्या गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना हो तब इस विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, इसको करते चले। पहले हम जब कैल्शियम कार्बोनेट को किए, कार्बोनेट का बात हो रहा है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को अम्ल से क्रिया कराए, 2HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, दोनों का क्रिया कराए, तब देखो H2O बनेगा। बोल देते H2O को तो पहले से लिख लो आप लोग, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा तो CO2 को लिख दो, बाकी जितना है उसको फिर लवण बन जाएगा। ठीक है, ऐसा करते चलिए तभी होगा। जैसे कि अगले वाले में सोडियम कार्बोनेट का और किसका, अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब क्रिया कराएंगे तो उसमें भी पहले H2O को लिखो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिख लो, फिर क्या बच जाएगा अम्ल, जो बचेगा वो हम लोग का लवण रहेगा, है ना। इस तरीके से आप लोग को करते चलना है। अगला है तीसरा, धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। धातु जब क्या करता है, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है कौन, अम्ल। ठीक है, तब क्या होता है, लवण और जल बनता है। पिछले वाले में लवण जल बन रहा था, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा था, बट इसमें लवण और जल ही बनेगा। तो जैसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का क्रिया कराएंगे HCl से, तब क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। तो सबसे पहले H2O को लिख दो, बाकी जितना बचता है उसको बीच में लिख देना है आप लोग को, है ना। सबसे पहले H2O को लिखना है। देखो सब में जिंक ऑक्साइड का क्रिया कराएंगे, जिंक ऑक्साइड का HCl से, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों से क्रिया है ना, सल्फर डाइऑक्साइड से, H2SO4 से क्रिया कराएंगे तब वही होगा। ठीक है, अगला है क्षार के साथ क्रिया कराएंगे। जब अम्ल और क्षार का आपस में क्रिया होता है तो क्या होता है, ये उदासीन कर देते हैं हम लोग। तो उसके किसी एक में देखे थे ना, क्षार का जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, गुड़ पढ़ रहे थे, तब देखो लेकिन बनता क्या क्या, उदासीन तो करेंगे, साथ साथ लवण और जल बनता है इसमें भी। ठीक है, एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब क्रिया कराए यहाँ पर तब सोडियम एसीटेट बना। ठीक है, और H2O बाहर निकल गया। क्लियर है, इस तरीके से आप लोग को करते चलना है। अगला हम लोग का टॉपिक है आयनीकरण। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। परिभाषा के रूप में इसको पूछ सकते हैं 2 नंबर में। किसी पदार्थ की विघटित होने पर उसके अणुओं के विभाजन होने की प्रक्रिया को आयनीकरण कहते हैं। मान के चलो कोई पदार्थ है, लाइक क्या, सोडियम क्लोराइड NaCl ले लेते हैं। जब वो विघटित होगा तब उसके अणु क्या हो जाएगा, विभाजन होगा।
तो उस विभाजन होने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयनीकरण कहते हैं। क्योंकि कोई एक को प्लस चार्ज मिल जाएगा, एक को माइनस चार्ज मिलेगा, विघटित होगा, टूटेगा दो भाग में ना। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को कर लें। अब हम लोग देखते हैं अगला पीएच मान। पीएच मान को सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है इसको कि पीएच का पूरा नाम क्या होता है। तो पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है। और अगला इसका पूछा जाता है कि पीएच मान किसे कहते हैं या पीएच मान क्या है। तो उसका परिभाषा हम लोग दो परिभाषा आपके सामने है, जिसमें पहला है पीएच मान किसी विलयन में, पीएच मान जो है किसी भी विलयन में, किसी भी घोल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा को बताता है कि उसमें हाइड्रोजन आयन कितना है, मतलब H+ कितना है उसको बताता है। कौन? पीएच मान। किसमें? ग्राम प्रति लीटर में दर्शाता है कि 1 लीटर में कितना ग्राम हाइड्रोजन है उसको दर्शाता है। अगला, पीएच मान किसी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता की माप होती है। पीएच मान से हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय होता है। क्लियर है। जैसे आप लोग पीएच स्केल दिया है उस पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यदि आपका पीएच मान, किसी भी विलयन का पीएच मान जो 7 से कम होता है तब वो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा मतलब वो क्या होगा, क्षारीय होगा, और एग्जैक्ट 7 है मतलब उदासीन होगा। क्लियर है। जिसको कलर बाई भी दे चुका है, बाई कलर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और अगला है हम लोग का दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, कि हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या महत्व है, कि कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। तो चलो देखते बारी बारी से। पहला है पाचन की प्रक्रिया में। पाचन की प्रक्रिया में क्या करता है, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा आमाशय क्या करता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है। ठीक है। क्या करता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है, मतलब किससे? आमाशय से क्या निकलता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ठीक है। इससे तो हमारे शरीर को क्या नहीं होता, कुछ भी नुकसान नहीं होता, लेकिन ये हमारे लिए क्या काम करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है। कौन? ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक। अगला है रक्त का पीएच और जैविक प्रक्रिया। ठीक है। इसको भी आप लोग को सबको पता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 6.8 से लेकर 7.8 तक होना चाहिए। किसी भी एक स्वस्थ व्यक्ति का पीएच मान कितना होता है, 6.8 से लेकर के 7.8 तक होता है। लेकिन इससे कम या ज़्यादा होता है तो क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसका अणु का आकार बन जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है। अणु का आकार बड़ा हो जाता है, हीमोग्लोबिन का जो ब्लड होता है उसका बड़ा हो जाता है, जिससे शरीर में क्या नहीं हो पाता है, ब्लड का बहाव नहीं हो पाता। ठीक है। पूरे शरीर में खून नहीं बहता है। ठीक है। और खून नहीं बहने से क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता। खून के माध्यम से ही तो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है ना, तो खून नहीं बहता, जिससे आपको क्या हो सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए रक्त का पीएच मान देखो, रक्त का पीएच मान क्या होता है, ये भी हमारे दैनिक जीवन में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि रक्त का पीएच मान कितना होना चाहिए, 6.8 से लेकर के 7.8 तक होना चाहिए। अगला है लार का पीएच मान। अब देखो ये कैसे महत्व रखता है। देखो हमारे मुंह के लार का पीएच मान कितना होता है, 5.5 होता है। इससे कम हुआ मतलब हमारा दांत क्या होने लगता है, सड़ने लगता है। इसलिए बोला जाता है टूथपेस्ट में नमक है वाला एड तो देखे होंगे आप लोग, है ना। क्यों? क्योंकि वो नमक क्या होता है, इसके पीएच मान को बनाए रखता है। ठीक है। अगला है पीएच पौधों व जंतुओं की आत्मरक्षा करता है। देखते हैं कैसे करता है। आप सभी को पता है जैसे कि कुछ कुछ जीव होते हैं, जैसे बिच्छू हो गया, ततैया हो गया, मधुमक्खियाँ हो गया। अगर ये सब काटते हैं तो हमें जलन होने लग जाता है, दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। मतलब वहाँ भी उनके पीएच मान पर निर्भर है, उसमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, इसलिए वो अपनी रक्षा कर सकते हैं ना। उसी तरह कुछ पौधों में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिससे वे अपनी रक्षा करते हैं। पांचवा है मिट्टी का पीएच मान। इसमें भी आप सभी को पता है मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, 5 से 8 होना चाहिए। ठीक है। एक उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, 5 से 8 होता है। देखो मिट्टी में भी आ गया। अगर इससे कम ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक दवाई डालते हैं, छिड़काव किया जाता है ना, किसान लोग को तो देखे होंगे आप लोग। तो उसके पीएच मान को वो क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, जिससे मिट्टी क्या होता है, उपजाऊ होता है। ठीक
ठीक है। इस तरीक़े से आप लोग को ये सब कर लेना है, पाँचों महत्व को याद कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।